वेलकम टू निकुंज क्लासेज। निकुंज क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं संजीव सर आज भारत की स्थिति व विस्तार टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इससे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो ये ध्यान रखिएगा, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष जो था यह जम्बू द्वीप का अंग था। जम्बू द्वीप, तो इसमें जो है जम्बू द्वीप, विकल्प नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा के लिए किया गया था? तो सर्वप्रथम इंडिया शब्द का जो प्रयोग किया गया था, ये ध्यान रखिएगा, ग्रीक भाषा के लिए, यानी ग्रीक भाषा के लिए किया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानक समय रेखा आधारित है, ये ध्यान रखिएगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात कर रहा है। भारतीय मानक समय रेखा यह देशांतर रेखा है। ये देखिए ग्लोब है, और इस ग्लोब पे बात करेंगे तो यह 0 डिग्री जो है यह विषुवत रेखा है, और 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है ऐसे गुजरती है। ध्यान रखिएगा, इस 0 डिग्री विषुवत रेखा के ऊपर के क्षेत्र को उत्तरी गोलार्ध, नीचे के क्षेत्र को दक्षिणी गोलार्ध, जबकि यह प्रधान मध्याह्न रेखा या 0 डिग्री देशांतर यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इसको कहा जाता है। इसके इधर पश्चिमी गोलार्ध और इधर जो है पूर्वी गोलार्ध। भारत की स्थिति की बात करेंगे तो भारत की स्थिति जो है ऐसे है, और ध्यान रखिएगा भारत के मध्य से जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा खींची गई है वही भारत की मानक समय रेखा है। इस बात को ध्यान रखिएगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। आगे इस पर चर्चा करेंगे हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है, ये ध्यान रखिएगा, यानी अंतर्राष्ट्रीय करें, भारतीय समय रेखा की बात पूछ रहा है तो भारतीय समय रेखा उस स्थान का स्थानीय समय है, यानी इलाहाबाद के समीप का समय है। यह जो है नैनी स्थान है, इलाहाबाद के समीप नैनी के स्थान से यह रेखा खींची गई है, 82.5 डिग्री देशांतर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानक समय व ग्रीनविच समय में अंतर, इसमें पूछा है कि भारत यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच यानी 0 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय जो है समय रेखा, इन दोनों में अंतर कितना है? तो ध्यान रखिएगा भारतीय समय रेखा जो है 5.5 घंटा आगे है। आइए देखते हैं इस पे। ये है ग्लोब, देखते हैं इसमें। तो ये ध्यान रखिएगा, ग्लोब की बात करेंगे तो ये विषुवत रेखा है, और इसके ऊपर का जो है यह उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। विषुवत रेखा के समानांतर जो रेखा खींची गई है इसको अक्षांश रेखा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और एक जो है पृथ्वी के ग्लोब के बीच से ये देखिए ये रेखा खींची गई है, इसको हम लोग कहते हैं देशांतर रेखा, और ये देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। टोटल पृथ्वी पे देशांतर रेखाएं 360 हैं। और 0 डिग्री की बात करेंगे, इसी 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा यानी इंटरनेशनल टाइमलाइन या प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, 1 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में पृथ्वी को जो समय लगता है, ध्यान रखिएगा 1 डिग्री देशांतर यानी एक देशांतर रेखा को पार करने में पृथ्वी को जो समय लगता है 4 मिनट का समय लगता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि 360 यह देशांतर रेखा को पृथ्वी जो है 24 घंटे में पार करती है, यानी एक चक्कर पूरा करती है। तो एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट। उसके बाद बात करेंगे तो यह 0 डिग्री से जो आगे है यानी पूरब में, यह 82.5 डिग्री जो है अक्षांश रेखा देशांतर रेखा, यह भारत का मानक समय रेखा है। 82.5 डिग्री देशांतर रेखा यह भारत का मानक समय रेखा है, इसलिए वह 5.5 घंटा आगे है। 82.5 की बात करेंगे तो 82.5 और ऐसे करके 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5.5 घंटा आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, भारत का सुदूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? यह ध्यान रखिएगा, यह ध्रुव हो गया है, यह सुदूर यानी अंतिम जो पूछा है, तो सुदूर जो है दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी जो है यह 876 किलोमीटर है। 876 किलोमीटर यह विषुवत रेखा से भारत की दक्षिणी बिंदु की दूरी है। आइए देखते हैं। देखिए ये ग्लोब है, इस ग्लोब पे बात करेंगे तो इस ग्लोब पे इसके मध्य से जो है विषुवत रेखा गुजर रही है, यही है विषुवत रेखा। और इस विषुवत रेखा से यह दूरी पूछ रहा है भारत की,
तो यही दूरी जो है 876 किलोमीटर है, इस बात को ध्यान रखिएगा, 876 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से एक बार देखिए, ये जो है ये इक्वेटर है, ये जो रेखा है ये इक्वेटर है, और इस इक्वेटर से भारत की दूरी जो है यह 876 किलोमीटर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो विषुवत रेखा की जो है, विषुवत रेखा से भारत की दूरी जो है 876 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन देखिए, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई पूछा है। उत्तर से दक्षिण की बात करेंगे, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई पूछा है, तो ध्यान रखिएगा यह 3214 यानी 3214 किलोमीटर जो है उत्तर से दक्षिण, यानी जम्मू कश्मीर से देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के इंदिरा काल से लगा के और नीचे जो है कन्याकुमारी तक। जबकि पूरब से पश्चिम की बात करेंगे तो यह 2933 किलोमीटर है। आइए देखते हैं। देखिए, इस भारत की बात कर रहे हैं तो यहाँ जम्मू कश्मीर के इंदिरा काल से लगा के, जम्मू कश्मीर के इंदिरा काल यानी यहाँ से लगा के और ऐसे नीचे आएंगे, जम्मू कश्मीर के इंदिरा काल से कन्याकुमारी तक की जो दूरी है यह 3214। जबकि यहाँ पूरब से पश्चिम की बात करेंगे तो इसकी दूरी जो है 2933 किलोमीटर, इस बात को ध्यान रखिएगा, 2933, ये जो है 3214 किलोमीटर। आइए देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो भारत की तट रेखा की लंबाई की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, भारत की तट रेखा की लंबाई जो है 6100 किलोमीटर है। यह जो है मुख्य भूमि की तट रेखा है, द्वीप को छोड़ दिए हैं, इसमें अंडमान निकोबार लक्षद्वीप दोनों इसमें शामिल नहीं है। 6100 किलोमीटर यह जो है मुख्य भूमि का है। देखते हैं, देखिए ये जो है भारत, यहाँ से बात करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे गुजरात के कक्ष से और ऐसे शुरू करते, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पश्चिम बंगाल तक हम आएंगे। इस तटरेखा की लंबाई जो है टोटल 6100 किलोमीटर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें टोटल जो राज्य हैं वह 9 राज्य हैं तटरेखा पर स्थित। तो पूछा जाता है कि भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं, तो 9 राज्य हैं। इसमें गुजरात है पहला राज्य, दूसरा यदि बात करेंगे तो महाराष्ट्र है, तीसरा गोवा है यहीं पे, चौथा कर्नाटक है, पांचवा केरल है, छठा तमिलनाडु है, सातवां आंध्र प्रदेश है, आठवां उड़ीसा है और नौवां पश्चिम बंगाल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जिसमें गुजरात और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जो जल के साथ तो लगे हुए ही हैं, जल के साथ साथ यह स्थल से भी लगे हुए हैं, तो यह कॉमन राज्य हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, दो गुजरात और पश्चिम बंगाल। आगे देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। तो ध्यान रखिएगा, भारत का क्षेत्रफल जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है ये 2.4 यानी 2.4, ये ध्यान रखिएगा 2.4% है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है। तो ध्यान रखिएगा यह 29% भूभाग पे जो है पहाड़ी व पर्वतों का विस्तार है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जबकि 43% भूभाग पर जो है यह मैदानों का विस्तार है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यह 10% जो है यह तटीय क्षेत्र है, 43% मैदानी क्षेत्र है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और 29% जो है आपका यह पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है। तो ध्यान रखिएगा संपूर्ण भारत के 27% भाग पर जो है पठार का विस्तार है। पठार ध्यान रखिएगा, मालवा का पठार, दक्कन का पठार, लद्दाख का पठार, जो है छोटा नागपुर का पठार, ऐसे बात करेंगे तो बहुत सारा जो हो जाएगा आपका तेलंगाना का पठार। तो ये पठार का विस्तार जो है 27% है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर जो है मैदानों का विस्तार है। तो अभी बात किए यह मैदानी क्षेत्र जो है वह 43% है, इस बात को ध्यान रखिएगा। भारत में मैदानी क्षेत्र कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो यह जो है 43% है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है। भारत की जो है प्रादेशिक, यह देखिए प्रादेशिक जल सीमा की बात किया है, तो प्रादेशिक जल सीमा जो है
यह समुद्री मील की दूरी देखें तो 12 मील जो है समुद्री दूरी पे। आइए देखते हैं। देखिए ये जो है भारत, इसकी बात करेंगे तो यह जो है तटीय क्षेत्र है यानी समुद्र का। और समुद्र में यदि कोई मान लीजिए कि यहाँ एक राज्य है और राज्य से समुद्र में 12 मील तक, ध्यान रखिएगा, राज्य के तट से 12 समुद्री मील तक जो है वह प्रादेशिक सीमा होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, वह जो क्षेत्र होता है उसे प्रादेशिक सीमा कहा जाता है, 12 मील। पूछा है कि भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा, पूछा है संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक सीमा जो है यह कितने समुद्री मील तक, तो यह 200 मील तक समुद्र में है। ध्यान रखिएगा 200 समुद्र, यानी मान लीजिए ये भारत का क्षेत्र है ऐसे, और यहाँ से 200 समुद्री मील अंदर तक जाएंगे तो ध्यान रखिएगा यह संलग्न जो क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ देश का पूरे मतलब किसी देश का अधिकार होता है इस जल क्षेत्र का, इस जल क्षेत्र में। और ध्यान रखिएगा यहाँ मछली पालन जो है, द्वीपों का निर्माण करना, और यह जो है टैक्स से संबंधित जो भी है, यह जो है इन क्षेत्र में कोई विदेशी यदि जहाज प्रवेश करती है तो तटीय जो मान लीजिए कि यहाँ का देश है वह टैक्स वसूल सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या जो है वह टोटल 9 है। समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या जो है 9 है। उसमें बताए, आइए देखते हैं। पहला राज्य जो है यह गुजरात है, उसके बाद महाराष्ट्र है दूसरा राज्य, तीसरा गोवा है, चौथा कर्नाटक है, पांचवा केरल है, छठा तमिलनाडु है, सातवां आंध्र प्रदेश है, आठवां उड़ीसा है, नौवां पश्चिम बंगाल है। जिसमें गुजरात और पश्चिम बंगाल दो ऐसे राज्य हैं जो स्थल से भी लगे हुए हैं और जल से भी लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो ध्यान रखिएगा यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है कर्क रेखा, यह भारत के मध्य से गुजरती है। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ध्यान रखिएगा, आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है, और कर्क रेखा भारत में किस नदी को, कौन सी नदी कर्क रेखा को भारत में 2 बार काटती है। और एक क्वेश्चन रहेगा कि कर्क रेखा पर स्थित किस राज्य की राजधानी, यानी भारत में कौन सा राज्य ऐसा है जिसकी राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है। 3 क्वेश्चन, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है, कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, और तीसरा क्वेश्चन है किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? अभी बात की, यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है 18, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो ध्यान रखिएगा कर्क रेखा जो है यह गुजरात से होकर गुजरती है, पश्चिम बंगाल वहाँ से भी गुजरती है, राजस्थान राज्य से भी गुजरती है, उड़ीसा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। आइए देखते हैं। तो देखिए यही वो राज्य हैं जिससे कर्क रेखा गुजरती है। पहला राज्य जो है गुजरात है, ऊपर देख रहे हैं राजस्थान राज्य से भी कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद मध्य प्रदेश राज्य से गुजरती है, छत्तीसगढ़ राज्य से, झारखंड से, और ध्यान रखिएगा वेस्ट बंगाल से, उसके बाद त्रिपुरा से और मिजोरम से। यही 8 राज्य हैं जिससे कर्क रेखा गुजरती है। ध्यान रखिएगा 8 राज्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। ये देखिए क्वेश्चन पूछा है मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक जो है केप कोमोरिन है। ये ध्यान रखिएगा कन्याकुमारी जो है केप कोमोरिन। आइए देखते हैं। देखिए मुख्य भूमि पूछ रहा है, तो मुख्य भूमि का मतलब कि यही जो है मुख्य भूमि है, इसी हम मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं, ना कि हम द्वीपों की बात कर रहे हैं। द्वीप की बात करेंगे तो यहाँ से लेके ऐसे द्वीप है, यहाँ लक्षद्वीप है, यह अंडमान निकोबार है। मुख्य भूमि यह है। मुख्य भूमि का अंतिम पॉइंट है वह कन्याकुमारी यानी केप कोमोरिन जो है, ये ध्यान रखिएगा मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर है। जबकि भारत का सुदूर दक्षिणी पॉइंट पूछा जाए तो वह इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार द्वीप पर है, यानी यह अंडमान निकोबार के द्वीप पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, देखिए यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछ दिया, उस समय पूछा था मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, इसमें सबसे दक्षिणी बिंदु जो है यह इंदिरा पॉइंट है। ध्यान रखिएगा यह ग्रेट निकोबार पर है इंदिरा पॉइंट।
यह ग्रेट निकोबार पे है इंदिरा पॉइंट। और कहा जाता है कि यह जो है इंदिरा पॉइंट वर्ष 2004 के सुनामी में डूब गया है। इंदिरा काल जो है यह भारत का उत्तरी बिंदु है, ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर में है, जब इंदिरा पॉइंट यह सुदूर दक्षिणी बिंदु है। इसी को जो है पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट को। और इंदिरा पॉइंट का एक अन्य नाम है, वह कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा क्या है। अगला देखिए क्वेश्चन, देखिए यही यदि बात करें तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे है आपका ग्रेट निकोबार, और इसी पे जो है अंतिम बिंदु यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है ग्रेट निकोबार द्वीप पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, केप कोमोरिन यह नहीं है, मुख्य भूमिका है, ये तमिलनाडु में है। इंदिरा काल यह भी नहीं है, यह जम्मू कश्मीर में है। रामेश्वरम यह भी तमिलनाडु का हिस्सा है। इंदिरा पॉइंट जो है यह अंडमान निकोबार का ग्रेट निकोबार पे है और यह समुद्र में है, यह विषुवत रेखा से सबसे नज़दीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। सर्वाधिक उत्तरी यानी सबसे उत्तरी बिंदु की बात पूछ रहा है, तो अभी बात किए इंदिरा पॉइंट यह सबसे दक्षिणी है। पार्सन पॉइंट इसी इंदिरा पॉइंट का नाम है। पिगमेनियन पॉइंट इसी इंदिरा पॉइंट का नाम है। इंदिरा काल जो जम्मू कश्मीर में है, ध्यान रखिएगा, यह जम्मू कश्मीर में, यही इंदिरा काल भारत का उत्तरी भाग है या उत्तरी बिंदु है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है। तो ध्यान रखिएगा, मुख्य भूमि को जो है रामेश्वरम द्वीप से जो अलग करता है, तो ध्यान रखिएगा ये जो होगा आपका पंबन चैनल। यह पंबन जो है रामेश्वरम द्वीप को मुख्य भूमि से अलग करता है। यानी यदि बात करें तो ऐसी संरचना है उधर नीचे दक्षिण भारत में, और यहीं पे जो है पंबन द्वीप है, और इसी पंबन द्वीप के मध्य पंबन चैनल है, ध्यान रखिएगा। और इसी पंबन द्वीप पर जो है रामेश्वरम मंदिर है, इसलिए इसको रामेश्वरम द्वीप कहा जाता है। उसके बाद इसी पंबन द्वीप के जो है ध्यान रखिएगा धनुषकोडी से, और ध्यान रखिएगा श्रीलंका के तलैया मन तक राम सेतु का अस्तित्व पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। आदम का पुल निम्नलिखित में किन देशों के मध्य स्थित है। तो आदम का पुल जो है यह भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। भारत श्रीलंका के मध्य, भारत व श्रीलंका के मध्य आदम का पुल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है। तो 10 डिग्री चैनल की बात करेंगे तो यह जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 10 डिग्री चैनल की बात करें, कई बार पेपर में पूछा गया है। तो यहाँ देखिए छोटा अंडमान एवं बड़ा निकोबार, ये नहीं होगा। छोटा अंडमान एवं कार निकोबार, छोटा निकोबार एवं कार निकोबार, ये भी नहीं होगा। छोटा निकोबार एवं बड़ा निकोबार, ये भी नहीं होगा। छोटा अंडमान एवं कार निकोबार के मध्य जो है 10 डिग्री है। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ देखें तो जो है ये जो है आपका ऊपर जो है यह मिडिल अंडमान है। उसके बाद ध्यान रखिएगा ये मिडिल अंडमान पे ही पोर्ट ब्लेयर है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नीचे आते हैं तो यह लिटिल अंडमान है, लिटिल अंडमान, और लिटिल अंडमान और ये कार निकोबार है, और इसी के मध्य जो है 10 डिग्री चैनल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 10 डिग्री चैनल ऊपर देखें तो ध्यान रखिएगा, यहाँ देखेंगे तो ये देखिए यह नॉर्थ जो है नॉर्थ अंडमान है। उसके बाद साउथ अंडमान, ध्यान रखिएगा, साउथ आइसलैंड जो है इसमें, और ये जो है आपका मिडिल अंडमान है, मिडिल अंडमान है, और ये साउथ अंडमान यहाँ पे है। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, साउथ यानी दक्षिणी अंडमान, और उसके बाद नीचे जो है आपका ध्यान रखिएगा, नीचे जो है ये लिटिल अंडमान। इसका क्रम थोड़ा याद रखिएगा, नॉर्थ यानी उत्तरी, देखिए ऐसे, ये उत्तरी अंडमान है, यहाँ मध्य अंडमान है, और दक्षिणी अंडमान पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान पर है। सेलुलर जेल भी यहीं पे है, इस बात को ध्यान रखिएगा, सेलुलर जेल। और ये लिटिल अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य जो है यह डंकन पैसेज है, डंकन पैसेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार से हुई है। ज्वालामुखी से नहीं, मृदा निक्षेपण से नहीं,
प्रवाल उत्पत्ति से जो है इन द्वीप जो है लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति हुई है, प्रवाल द्वीप हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप की बात पूछा है। भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी हैं, ज्वालामुखी द्वीप हैं। तो ध्यान रखिएगा, दो ज्वालामुखी द्वीप जो है यह एक तो है आपका बैरन एवं नारकोंडम। बैरन और नारकोंडम अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था। बैरन एवं नारकोंडम यह है तो कहाँ, तो अंडमान निकोबार में है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं। तो ये जो है बैरन, यहीं पे है बैरन द्वीप। ये जो है बैरन द्वीप है, इसके ठीक उधर ऊपर जो है नारकोंडम है। बैरन और नारकोंडम ध्यान रखिएगा, यह अंडमान निकोबार का द्वीप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है न्यू मूर द्वीप कहाँ है। तो न्यू मूर द्वीप जो है यह बंगाल की खाड़ी में है। न्यू मूर द्वीप भारत और बांग्लादेश के मध्य विवादित द्वीप है, इस बात को ध्यान रखना है। न्यू मूर द्वीप यह बंगाल की खाड़ी में है, यह भारत व बांग्लादेश के मध्य विवादित द्वीप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है। निम्नलिखित में कौन एक द्वीप है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में कौन एक द्वीप है। तो द्वीप की बात पूछा जा रहा है। दमन यह नहीं है। पुडुचेरी यह भी मुख्य भूमि का हिस्सा है। दादर एवं नागर हवेली यह भी मुख्य भूमि का हिस्सा है। दीव की बात करेंगे, दीव एक द्वीप है, यह ध्यान रखिएगा, और यह खंभात की खाड़ी में स्थित है। आइए देखते हैं। दीव की बात करें तो दीव जो है यह दीव यहाँ पे है, खंभात की खाड़ी में है। जबकि दमन यह जो है मुख्य भूमि का है। दादर एवं नागर हवेली ये मुख्य भूमि का क्षेत्र है। दीव जो है यह खंभात की खाड़ी में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वही क्वेश्चन पूछ दिया कि दीव स्थित है। तो दीव जो है अभी बात की कच्छ की खाड़ी में नहीं है, बंगाल की खाड़ी में नहीं है, मन्नार की खाड़ी में नहीं है, यह खंभात की खाड़ी में है, गुजरात। ध्यान रखिएगा, गुजरात राज्य के तट पे जो है और महाराष्ट्र के बीच जो है खंभात की खाड़ी है, उसी खंभात की खाड़ी में दीव है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो भारत और श्रीलंका के मध्य जो द्वीप है यह गंगा सागर नहीं। न्यू मोर द्वीप अभी बताया कि भारत बांग्लादेश के मध्य विवादित बंगाल की खाड़ी में है। लक्षद्वीप यह भी नहीं। रामेश्वरम द्वीप जो है यह ध्यान रखिएगा, रामेश्वरम द्वीप यह भारत और श्रीलंका के मध्य है। इसी रामेश्वरम द्वीप पे रामेश्वरम मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित मंदिर है, इस बात को ध्यान रखिएगा, भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप समूहों की संख्या कितनी है। तो लक्षद्वीप समूहों की संख्या की बात करेंगे तो लक्षद्वीप में टोटल द्वीपों की संख्या जो है वह 36 है। यह एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, कहीं कहीं 37 भी देता है, लेकिन सही आंसर जो है यह जो है 36 है। यह एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सफ़ेद के नाम से यदि बात करें तो यह जो है सियाचिन को कहा जाता है। सियाचिन को सफ़ेद कहा जाता है। बात करें लद्दाख को तो यह भारत का शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। सियाचिन को सफ़ेद कहा जाता है, लद्दाख को जो है भारत का शीत मरुस्थल कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जबकि शीत मरुस्थल एक राष्ट्रीय उद्यान जो है वह राजस्थान राज्य में है, इस बात को ध्यान रखना है। शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है, तो लद्दाख को। शीत मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो राजस्थान में है। सियाचिन, यह सियाचिन को सफ़ेद के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हैदराबाद का जुड़वा नगर पूछा है। तो हैदराबाद ध्यान रखिएगा यह तेलंगाना की राजधानी है, और हैदराबाद और जो है इसका जुड़वा नगर जो है सिकंदराबाद है। हैदराबाद किस नदी के तट पे है, कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कीजिएगा, हैदराबाद किस नदी के तट पे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल, अभी यह क्वेश्चन आ ही गया, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल लद्दाख है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लद्दाख भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है। कर्क रेखा के निकटतम शहर की बात पूछा है, दिल्ली, उसके बाद कोलकाता, उसके बाद दिया है जोधपुर और नागपुर। ध्यान रखिएगा, दिल्ली यह जो है कर्क रेखा यहाँ से गुजरती ही नहीं है, तो नज़दीक और जो है दूरी की बात करना ही नहीं है। पश्चिम बंगाल से गुजरती है। महाराष्ट्र राज्य में ये नागपुर है, नागपुर से भी नहीं गुजरती है। राजस्थान में जोधपुर है, और यहाँ जो है दिया है आपका कोलकाता,
अब इस पे ध्यान रखना है कि राजस्थान से कर्क रेखा गुजरती है और जो है पश्चिम बंगाल से भी गुजरती है। तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे निकटतम जो है कर्क रेखा में, कर्क रेखा से जो होगा यह कोलकाता होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैप में देखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? मिजोरम से नहीं लगी हुई है, ये देखिए विकल्प दिया है असम, त्रिपुरा, नागालैंड और यह जो है म्यांमार दे दिया है। म्यांमार जो है देश है, यह तो थोड़ा गलत टाइप हो गया है। तो इसमें देखिए मिजोरम से नहीं लगी हुई है, ये क्वेश्चन पूछा है। आइए देखिए यही हमारा मिजोरम है। इस मिजोरम की बात करेंगे तो यह मणिपुर से लगा हुआ है, त्रिपुरा से लगा हुआ है, असम से लगा हुआ है, इधर म्यांमार जो था म्यांमार से भी लगा हुआ है। यह नागालैंड से नहीं इसकी सीमा लगती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मिजोरम देशों की बात करेंगे तो म्यांमार से लगा हुआ है, फिर उसके बाद बांग्लादेश से लगा हुआ है। राज्यों की बात करेंगे तो त्रिपुरा से लगा हुआ है और मणिपुर से लगा हुआ है, असम से लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये पूछा है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? किस गोलार्ध में भारत स्थित है? उत्तर और पूर्वी गोलार्ध, दक्षिण और पूर्वी। दक्षिण और पूर्वी नहीं होगा, उत्तर और दक्षिणी यह भी नहीं होगा, उत्तर और पश्चिमी यह भी नहीं होगा। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आइए देखते हैं इसका कंसेप्ट। देखिए ये जो है यह विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा है। आपको बताया कि विषुवत रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध है और विषुवत रेखा के नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। ये जो है उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में तो ये फिक्स होगा कि भारत की स्थिति ये है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है। उसके बाद बताया कि यहाँ से 0 डिग्री जो है देशांतर रेखा खींची गई है और इस 0 डिग्री देशांतर रेखा की इधर जो है इसको पूर्वी गोलार्ध कहा जाता है और इधर पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो भारत की जो स्थिति है यह 0 डिग्री देशांतर से पूरब है और 0 डिग्री अक्षांश से उत्तर है। तो भारत जो है उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? देखिए जल्दबाजी में नहीं पढ़ना है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है, राजस्थान के बारे में पूछा है, ना कि ये पूछा है कि कौन सा राज्य राजस्थान से। तो यही बात देखिए, किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है, नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ मैप दिखाते हैं आप। तो देखिए ये जो है राजस्थान राज्य है, ये है आपका राजस्थान राज्य और राजस्थान यह गुजरात से लगा हुआ है। उसके बाद मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, हरियाणा से भी लगा हुआ है, पंजाब से भी लगा हुआ है। आइए विकल्प देखते हैं क्या क्या दिया है। तो देखिए यह दिया है इसमें गुजरात, तो गुजरात से अभी बताया कि लगा हुआ है, हरियाणा इससे भी लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश इससे भी लगा हुआ है, महाराष्ट्र से जो है राजस्थान की सीमा नहीं लगी हुई है। तो इस बात को ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, नेफा की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कौन सा राज्य को पहले नेफा कहा जाता है। तो नेफा के नाम से अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता है। नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ये ध्यान रखिएगा उत्तर पूर्वी सीमांत जो है क्षेत्र था। सीमांत एजेंसी की बात करेंगे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा के नाम से इसको जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश को ही। और अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेफा था, इस बात को ध्यान रखिएगा। पोर्ट ब्लेयर अगला क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है यह अंडमान निकोबार की राजधानी है, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार की राजधानी है। तो पोर्ट ब्लेयर उत्तरी अंडमान पर नहीं है। उत्तरी अंडमान की बात करेंगे तो उत्तरी अंडमान पर यह ध्यान रखिएगा सेडल पीक है, यह पर्वतीय क्षेत्र है उत्तरी अंडमान, यहाँ सेडल पीक है, यहाँ की सर्वोच्च चोटी है। दक्षिणी अंडमान की बात करेंगे और मध्य अंडमान, तो ध्यान रखिएगा मध्य अंडमान यह सबसे बड़ा द्वीप है और दक्षिणी अंडमान पे राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। हवाई अड्डा BD सावरकर हवाई अड्डा है और ध्यान रखिएगा दक्षिणी अंडमान पर ही है जो प्रसिद्ध सेलुलर जेल जो है यह दक्षिणी अंडमान पर है। छोटा अंडमान पर इसकी कोई उतना विशेषता नहीं है। दक्षिणी अंडमान के बारे में याद रखिएगा। मध्य अंडमान यह भारत का सबसे बड़ा द्वीप है और अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। उसके बाद उत्तरी अंडमान यह जो है यही सी उत्तरी अंडमान पर सेडल पीक चोटी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पोर्ट ब्लेयर जो है यह दक्षिणी अंडमान पर है। अभी हाल ही में चर्चा में रहा अंडमान निकोबार, वहाँ जो है वहाँ के 3 द्वीप हेवलाक द्वीप, रास द्वीप और नील द्वीप का नाम चेंज कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे वहाँ और 3 द्वीपों का नाम बदल दिए, हेवलाक द्वीप,
नील द्वीप और रास द्वीप, इन द्वीपों का जो है नया नाम क्या है, उसको जो है आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।